उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्लान था, जो पूरा एफर्ट था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको कांग्रेस ने कभी, या हम लोग कांग्रेस को, मैं क्यों कहूं, दोष मुझे लेना चाहिए, वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। वो कभी ऐसी सोच नहीं थी कि सपा के साथ आपको अलायंस करना है। अगर आप उसका स्लोगन याद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है 27 साल यूपी बेहाल, यहां से शुरुआत की गई थी। तो आपने जनता को मैसेज ये दिया कि 27 साल में जिन लोगों ने भी यूपी को रूल किया उसमें यूपी का भला नहीं हुआ। एंड 6 महीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला तो कांग्रेस वालों ने सबसे पहले जाकर सपा से ही समझौता कर लिया। तो अब हमारे जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब आप ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं। और यही वजह रही है कि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ मेरी 3-4 बहुत सीरियस लंबी चर्चा के बावजूद भी मैंने उनको हाँ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीज़ों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हूं तो कम से कम मेरे से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए और आप भी मेरा नुकसान न करें, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के रखता हूं। तो ये सच है कि आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? बिल्कुल, सिर्फ चाहते नहीं थे, ये पूरा प्लान उनको बताया गया, पूरी पार्टी की सहमति हुई, उसके बाद ही मैंने यूपी का कैंपेन एक्सेप्ट किया था। 3 महीने के स्टडी के बाद मैंने जो प्लान बनाया उसमें पूरी डेट फिक्स, सब कुछ निश्चित है कि किस दिन उनको आना है। जब वो समय आया तो वो लोग बैकआउट कर गए और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और मेरे अपने 10 साल के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, अब जैसे मान लीजिए कि मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि हमें चाय पे चर्चा करना है और पूरा प्रयास हो जाए चाय पे चर्चा के एक दिन पहले मोदी जी बैकआउट हो जाए, तब तो फिर आप क्या ही कर पाओगे। तो वही हुआ यूपी में, जो चीज प्लान था वो बैकआउट कर गए। और कभी आपको ये बात समझ आई, सारी दुनिया जानना चाहते हैं कि सोनिया जी क्यों राहुल गांधी को प्रेफर करती हैं, प्रियंका को क्यों नहीं आगे आने देती? नहीं, ये आंसर तो वही दे सकती हैं, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। पहले से राहुल जी पॉलिटिक्स में हैं, वो सीनियर हैं और फैमिली का ये डिसीजन है कि राहुल गांधी शुड लीड इट। और उनकी जो सिक्का चल नहीं रहा उसको बार बार मार्केट में डालने की क्या जरूरत है? सिक्का नहीं चल रहा है ये तो क्लियर है, ये तो इस पे कोई डिस्कवरी की बात नहीं है। लेकिन क्यों उसी को बार बार चला रहे, कई बार आप सोचते हैं कि वो सिक्का शायद एक बार अंधेरे में चल जाए। कई बार लोग इसलिए भी चलाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गलत सिक्का है तो आप उसको जेब में रख लेते, एक आदमी ने रिजेक्ट किया, आप उसको जेब में रख लेते हैं, फिर जाकर दूसरी जगह ट्राई करते हैं कि शायद कोई एक्सेप्ट कर ले। तो आपने तो 4-4 घंटे सोनिया जी के साथ मीटिंग की थी, ये बताया था कि कांग्रेस ज़्यादा, मतलब मेरी जब उनसे सीरियस बात हुई बंगाल इलेक्शन के बाद तो कोई 11-12 घंटे तक मैंने एक ही पूरा जो कांग्रेस के रिवाइवल का जो मैंने प्लान बनाया था 10 साल का, वो किसी चुनाव को लेकर नहीं था, तो उसको 11-12 घंटे उन्होंने देखा व्यक्तिगत तौर पर। और वो सब सोचने समझने देखने के बाद उन्होंने फिर अपने पार्टी के साथियों को या और सारे सहयोगियों को उसमें जोड़ा, जिसके बारे में मीडिया रोज रिपोर्ट करती है। सोनिया गांधी ने जो प्रेजेंटेशन देखा वो तो किसी ने नहीं देखा, पूरा प्रेजेंटेशन। वो 11 घंटे उन्होंने समय लगाए थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड टू सी व्हाट माय सजेशन वाज। देखिए, करोड़ों लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो, जो चाहते हैं अगर सत्ता में ना भी आए तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। बिल्कुल, ये देश के हित में है और हम सब के हित में है कि देश में एक वाइब्रेंट स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। तो क्या फॉर्मूला आपने दिया था? नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये कहा था कि चुनाव, मतलब हर अगला चुनाव कैसे जीता जाए इसकी चिंता छोड़कर 10 साल के रिवाइवल की एक प्लान बनाना चाहिए एंड वी शुड स्टिक टू इट। क्योंकि आपका जो डिक्लाइन है वो एक दिन में नहीं हुआ है, किसी एक लीडर की वजह से, एक कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से आप बता दें कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है। कांग्रेस को अगर आप डेटा को क्लोजली देखेंगे, कांग्रेस हैज बीन इन सेक्युलर डिक्लाइन सिंस 1985। लोगों को कई बार लगता है कि कांग्रेस अभी हार गई, राहुल जी के आने के बाद हार गई, सोनिया जी के आने के बाद हार गई, ऐसी बात नहीं है। 1985 के बाद से आज तक कांग्रेस पूरा देश कभी नहीं जीती है। उसके बाद उनकी सरकार 3 बार रही, लेकिन एक बार नरसिम्हा राव जी माइनॉरिटी की सरकार थी, 2004 में कोalition और 2010 में फिर कोalition, 9 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी ये दर्शकों को बात। 1989 में जब राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, तब उनके 198 सांसद जीत कर आए थे। पूरा देश ये मानता है, जानता है, इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस 1989 में चुनाव हार गई। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद ही आए, लेकिन पूरा देश ये कहता है कि भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। तो जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कांग्रेस एज ए पार्टी तो नीचे ही जा रही है
और इतने लंबे डिक्लाइन की वजह यह है कि स्ट्रक्चरली पार्टी में जो प्रॉब्लम्स आ गए, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी प्रशांत किशोर को लाएं, किसी राहुल गांधी को लाएं, वो आपको बहुत लंबी सफलता मिलने वाली नहीं है। यू हैव टू, एंड दैट इज वाई जो प्रेजेंटेशन का नाम था वो मैंने रिवाइव नहीं कहा था, री इनकारनेट कहा था, पुनर्जीवित करने की बात है। ये जो कांग्रेस, कीप द सोल, रिमूव द बॉडी, ब्रिंग द न्यू बॉडी। तो मैंने तो सुना कि कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आप पूरा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, लड़ाइए चुनाव, आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। जी कहा था, लेकिन उसमें सारी बातों पे सहमति होने के बाद, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने बात सुनी, समझा, उसको अप्रिसिएट भी किया, मुझे ऑफर भी दिया। मैंने मना इसलिए कर दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बना रहे थे वो एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्था थी जिसका नाम था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। उनका ये कहना था कि आप आइए और ये पूरी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन का जिम्मा आप संभालिए ईएजी का हिस्सा बनकर। और मेरा उनको ये कहना था कि ईएजी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कोई कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशनिंग तो है नहीं है, तो कल आपकी इच्छा होगी आप उसको बंद कर देंगे। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आज इतने लोग बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि कांग्रेस में ईएजी करके कोई बॉडी है जो कि कुछ कर रही है, क्योंकि मैंने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ईएजी बनाई 8 लोगों के साथ, लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिख रहा है। असर इसलिए नहीं दिख रहा है कि मेरा जो प्रपोजल था कि आप कांग्रेस में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी को रिवाइव कीजिए, सीडब्ल्यूसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, डिसीजन मेकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए, उसके वो कह रहे थे कि ये सब करिए, लेकिन ये करने के लिए हम आपको एक ईएजी बना देते हैं। वो एक ग्रुप हो गया जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की मर्जी पर है, आप चाहिएगा तो काम कीजिएगा, रेकमेंड कीजिए। तो मुझे लगा कि जो मेरा यूपी का एक्सपीरियंस था कि आई वाज नॉट रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ अगेन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड नो। मैंने कांग्रेस के कई लोगों से पूछा कि प्रशांत किशोर के साथ बात क्यों नहीं बनी जी, तो अधीर रंजन चौधरी ने, बाकी तो लोग रिकॉर्ड पर नहीं कहते, अधीर रंजन चौधरी ने रिकॉर्ड पर कहा कि प्रशांत किशोर अपना माल लेके आए थे, उन्होंने माल दिखाया, माल में पसंद नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो राजनीतिक सफर रहा है, जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंडविथ है, वो उसी में बात करेंगे। इससे ज़्यादा ही इज़ नोन टू, मतलब वो जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो जनता अभी 5 साल में यही समझने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब बोलना क्या चाहते हो यार, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोल लो। अगर नहीं बोलने आ रहा है तो बंगाली में ही बोल लो भाई, कम से कम देश को ये पता तो चले तुम बोलना क्या चाहते हो। अधीर रंजन चौधरी जैसे लीडर तो उस कमेटी के उस पूरे वार्तालाप का हिस्सा भी नहीं थे। उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जिनको हम लोग मानते हैं या पार्टी मानती है, वो 10-12 सबसे टॉप लीडर इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो लोग उसके हिस्सा थे। 10 जनपद पे बैठ के कि सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीनों उसके मेंबर थे। ये तीनों थे और इसके अलावा 8 और लोग थे, और वो पब्लिक के डोमेन में है, मीडिया के सामने। किसी और ने मुझे कहा कि प्रशांत किशोर अहमद पटेल बनना चाहते थे। अहमद पटेल तो मुझे अगर आप बनाना भी चाहोगे तो मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी ताकत भी नहीं है, जो उनकी ताकत शक्ति थी वो मेरी है नहीं, और मैं वो काम जीवन में करना नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट ए पर्सन हु मैनेजेस थिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। आप देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो सीधे जाके काम कर रहा हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मैं तो जनता के पास कैसे जाना है, पद यात्रा कराता हूँ, घर घर कराता हूँ, डोर टू डोर कराता हूँ, पीछे से मैनूवर करके जोड़ तोड़ करना वो मुझे आता नहीं है। अहमद पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं, इन चीज़ों के वो बहुत बड़े मास्टर थे, तो मैं तो कभी वो करना भी नहीं चाहूँगा अगर आप मुझे ऑफर करोगे तो। मेरा सिर्फ उनसे डिसेंट इतना ही था कि जो आप मुझे कह रहे हो कि आप काम करो, वो काम करने के लिए जो आप व्यवस्था बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में उस व्यवस्था का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपका सुझाव ये भी था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार में से कोई नहीं होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप को लेकर मैंने 3 सुझाव रखे थे, और इट वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि वो लीडरशिप को लेकर जो सेक्शन था वो पूरे 8-10 लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ था, वो मैडम के साथ डिस्कस हुआ था, और उनको मैंने 3 विकल्प दिए थे कि अगर आप, उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, मैंने ये बताया था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका टीम, आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोग कौन होने चाहिए, अगर राहुल जी बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, और अगर आप नन गांधी को बनाना चाहते हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको 3 कॉम्बिनेशन दिए थे, मैंने ये नहीं कहा था कि ये बने ये ना बने। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये भी आपका आइडिया था? देखिए, उस पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे आइडिया में गोइंग बैक टू द गांधीयन वेज, उसके जो कोर में बात थी कि भाई जो गांधी के तरीके थे जनता से कनेक्ट करने के, आप उनको अपनाओ और लोगों के पास जाइए, पैदल जाइए, मिलिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाइए। और प्रेजेंटेशन उनके पास है, उसमें से मेरा ऐसा कोई कॉपीराइट का इशू है नहीं, और ना मैं उसको करना चाहता हूं कि आप, उनके पास है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो यूज़ करना है करे, अगर वो उसका यूज़ कहीं उन्होंने किया।
लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था।